नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम सरोकार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुग्धा जोशी। दर्शकों, हर इंसान चाहता है कि मौत के बाद भी लोग उसे याद करें, वो उनकी यादों में जिंदा रहे, लेकिन इसके लिए कुछ असाधारण सा काम कर गुजरना होता है। मगर ज़रूरी नहीं है कि हर काम असाधारण करें तभी आपको लोग आपकी मौत के बाद भी याद रखें। ये उन लोगों के साथ भी होता है जो जाते जाते अपनी मौत के बाद अपनी आँखों के ज़रिए दूसरों की अंधेरी ज़िंदगी रोशन कर जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेत्रदान की। नेत्रदान महादान। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हम राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मना रहे हैं। यह विगत 25 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिस दौरान नेत्र से जुड़ी बीमारियां, नेत्रदान को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज हमारे सरोकार का विषय भी यही है। आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं नेत्रदान और नेत्र से जुड़ी कई और दूसरे पहलुओं के बारे में अपने मेहमान के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, यानी कि आप हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबरों पर फ़ोन करके नेत्र से जुड़ी, आपकी आँखों से जुड़ी आपकी जो भी जानकारियां आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। तो आप नोट कीजिए हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर्स 7579428028। हमारा दूसरा नंबर है 7579428047। मैं एक बार हिंदी में भी रिपीट करती हूँ, 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का। अब मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ आज जो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु धस्माना जी। आप वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट के। नमस्कार मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जब तक हमारे पास कोई कॉल आते हैं हम बातचीत शुरू करते हैं कि जैसे ये पोस्ट कोविड के बाद हमारा जो ये बारिश का मौसम है, तो इस समय आप आँखों को लेकर के क्या सुझाव देना चाहती हैं कि हमें कैसे आँखों की देखभाल करनी चाहिए और इस मौसम में किन बीमारियों से हमें बचने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आँखों से संबंधित? देखिए, बदलते मौसम में, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे जब इससे बरसात के बाद सर्दियाँ आएंगी, हमेशा जब भी मौसम बदलता है उस समय हम लोग ज़्यादातर आँख की एलर्जीज़ ज़्यादा देखते हैं। तो आँख की एलर्जीज़ इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। दूसरा, बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी गंदगी है, थोड़ा गर्मी है, तो आई फ्लू बहुत सारा होता है। इस समय हम लोग दो ही तरह के कॉमन बीमारियां देखते हैं, आई फ्लू और आँख की एलर्जी। अच्छा, दोनों चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, अपने गंदे हाथ आँख को ना लगाएं, जहाँ तक हो सके धूल वाले वातावरण में ना जाएं। कोशिश करें कि सुबह शाम अपनी आँखों को साफ रखें, पीने का पानी इस्तेमाल करिए, आँख का छपका मारिए और ठीक रहिए। जी बिल्कुल। और ये चीज़ तो आजकल कोविड के सिचुएशन को देखते हुए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हाथों को अपनी आंखों से दूर ही रखें तो बेहतर है। अच्छा, जैसे अभी हम नेत्रदान महादान के बारे में बात कर रहे थे, तो एक नेत्रदान को लेकर के एक आम आदमी के पास कैसी जानकारी होनी चाहिए अगर वो इच्छुक है कि मैं अपनी आँखें दान करना चाहता हूँ? तो देखिए, ऐसा है कि जो भी व्यक्ति अगर वो अपने मरने के बाद अपनी आंखें, अपने गुर्दे, अपने कोई भी शरीर का अंग दान करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपनी ये इच्छा अपने परिवार को व्यक्त करनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का खुदा ना खास्ता अगर इंतकाल होता है, मर जाते हैं, तो अगर परिवार जो है कंसेंट साइन नहीं करता है, तो उसकी जो आँख होती है, उसका कोई और ऑर्गन है, उसको ना जहाँ पे भी उसने डोनेट किया है वो लोग उसको ले नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम अपने परिवार को ये इच्छा व्यक्त करें कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे शरीर किसी ना किसी के काम में आना चाहिए। अच्छा, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, आपके निकटतम जो भी आई बैंक होगा, आपके निकटतम जो भी ऑर्गन बैंक है, आप वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आपको बस जाना है, अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपका जो वारिस है उसका नाम और नंबर। तो वो लिखने से हमको कभी भी अगर ज़रूरत है तो वो जो व्यक्ति है परिवार का उस नंबर पे फ़ोन करेगा और वो टीम आकर वो आंख लेकर चली जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहला जो है, मन में इच्छा जागृत हुई तो उस जो इच्छा है उसको मारिए मत। आप निकटतम आई बैंक में जाइए और एक फॉर्म भर दीजिए, बस प्लेज करना होता है।
ओके। अच्छा मैम, जैसे नेत्रदान के लिए आपने फॉर्म भर लिया और सूचित भी कर दिया, तो जैसे जब सूचना मिलने पर आई बैंक के लोगों ने जब तक मृत व्यक्ति के पास पहुंचना है, उस बीच में परिवार वालों के लिए ऐसा क्या होता है जो उन आंखों को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए? देखिए, किसी भी व्यक्ति के परिवार में यदि किसी की मृत्यु होती है तो पहली बात, ज़रूरी नहीं है कि उस परिवार में या उस जगह पे उन लोगों ने जो है, उस व्यक्ति ने वो आई डोनेट की हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। ये मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि परिवार भी चाहता है तो भी हम जो है उसकी आइज़ ले सकते हैं, अगर वो ये इच्छा व्यक्त करें। सबसे पहली बात। अच्छा मैम, दूसरी बात, जी एक कॉलर है हमारे साथ, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। मैं मनोज बोल रहा हूँ नैनीताल से। जी मनोज जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मेरे नाक की तरफ से रेटना है के बराबर में धब्बा से बन रहा है। माफी चाहूंगी मनोज जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आप जरा जोर से और स्पष्ट अपना सवाल एक बार दोहरा दीजिए। रेटना है, रेटना की तरफ नाक की तरफ से धब्बा सा बन रहा है सफेद। जी ये मैडम, मेरे ख्याल से ये ऐसा पूछ रहे हैं कि उनकी आंख में नाक की तरफ से कुछ सफेद सफेद मस्सा जैसा बन रहा है, शायद ये उसके बारे में जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपको लगता है कि वो नाखूना तरह की कोई चीज बन रही है क्या? जैसे सफेद धब्बा सा होता है रेटना की तरफ, वो बिल्कुल धब्बा सा बन गया है। वो एंड भी नहीं आ जाता, अच्छा धब्बा सा कह रहे हैं, रुका हुआ जैसा है। और जो मरीज है उसकी उम्र क्या है सर? तो वो अभी 35 साल लगभग। कितने दिनों से धब्बा है? मेरा भी 2-1 साल से ज्यादा नहीं है। बढ़ नहीं रहा है? वो रेटना की तरफ बढ़ रहा है, इधर को नहीं उधर को बढ़ रहा है, रेटना की तरफ को। तो मुझे लगता है सर, जहाँ तक मेरा गेस है, ये आप नाखूने के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि यदि ये आंख की पुतली के ऊपर चढ़ता है तो इसको एक छोटे से ऑपरेशन के जरिए बाहर निकालना पड़ता है। और यदि ये लगे आपको कि ऊपर चढ़ गया है तो आप प्लीज़ इसको हॉस्पिटल में कंसल्ट करें और ये छोटे से सर्जरी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। आप परेशान ना हों। जी उम्मीद है वो संतुष्ट हुए होंगे। जी हम बात कर रहे थे कि आंखों को सुरक्षित रखने के लिए मृत व्यक्ति का उसके लिए कुछ होता है प्रोटोकॉल्स की, मृत्यु के तुरंत बाद जो है उन आंखों को कैसे सुरक्षित रखें, घर वालों ने कोई चीज़ ध्यान रखना होता है, सावधानियां रखनी होती है। जब भी किसी भी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले क्या करना है, आंख को बंद कर देना है और कोशिश करें सर को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। कमरे में अगर पंखे चल रहे हैं तो पंखे बंद कर दीजिए। अगर बर्फ़ की सिल्ली अवेलेबल है या ठंडा रख सकते हैं शरीर को तो वो कोशिश की जा सकती है। और इसके अलावा क्या है कि आप जब भी किसी की डेथ हो तो 6 घंटे के अंदर अंदर हमको आई बैंक को इन्फॉर्म करना है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए। मैं तेजपाल सिंह बिष्ट नीलकंठ पौड़ी से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते 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 सर जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं कि ऐसे हमारे पे कौन कौन सी बीमारी वो है कि जिनमें हम नेत्रदान नहीं कर सकते, मतलब कौन कौन से रोग शरीर पे हो जिनमें नेत्रदान नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल मेरा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ से अस्पताल काफी दूर है और नेत्रदान करने की इच्छा हो किसी की, तो मृत्यु के समय कैसा करके संपर्क बनाया जाए, जहाँ पे गाड़ी या साइकिल मोटरसाइकिल आदि का रास्ता ना हो, तो वहाँ पे कैसे नेत्र को जो है सुरक्षित रखा जाए नेत्रदान करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे दूर दराज में मृत्यु होती है और नेत्रदान करने की इच्छा होती है किसी की। तो सर ऐसा है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप कहीं पे भी हो, पहाड़ के किसी भी कोने में हो, यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है और आप आंख को डोनेट करना चाहते हैं, आप ये आई बैंक की टीम के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपके घर तक पहुंचेंगे। आपको मरीज को कहीं या उस व्यक्ति के शरीर को कहीं लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आप तक पहुंचेंगे।
ये सबसे पहली बात जी। और आपकी जानकारी के लिए सर, जो टीवी स्क्रीन में जो आई बैंक के नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन्हें नोट करके रख सकते हैं और आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं जी। और मैम, इनके सवाल का जो अगला हिस्सा था कि कौन, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है वो किसी कैंसर से, जो कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है, या ब्लड कैंसर है, या शरीर में आजकल जैसे कोविड की बात चल रही, तो यदि कोविड के कारण है, कुछ तरह की हेपेटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यदि इन बीमारियों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसकी आंख जो है हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बाकी सब लोग अपनी आंख दान दे सकते हैं, चाहे कोई भी उम्र हो। मुझे उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हुए होंगे मैम वो। मैम, जब जैसे नेत्रदान की जैसे बात आ रही, जैसे अभी इन्होंने पूछा, तो एक चीज़ और देखने में आती है कि नेत्रदान को लेकर के लोगों के दिमाग में मिथ्स बहुत सारे हैं कि मतलब, तो इससे लोगों की काउंसलिंग और जागरूकता कैसे की जाती है? देखिए, ऐसा है कि आंखें जो हैं आपके बाकी शरीर के जैसे ही हैं। जैसे बाकी शरीर मिट्टी में मिलना है जाने के बाद, आंख ने भी मिट्टी में मिलना है। तो इसमें ये मान्यता कि यदि मैंने आंख दान दे दी तो मैं अगले जन्म में अंधा हो सकता हूँ, या मैंने ऐसा कर दिया तो अगले जन्म में ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान ने मुझे पूरे शरीर के साथ भेजा है तो वापस भी मैं पूरे शरीर के साथ नहीं। देखिए, ऐसा है कि अपना शरीर दान करना, अपना हिस्सा दान करने से बड़ा दान क्या हो सकता है? देखिए, जमीन जायदाद, रुपए पैसा हर कोई दान करता है, लेकिन जो तुम्हारा खुद का है, अपना है, उसको दान करने से बड़ा महापुण्य आप क्या कर सकते हैं? तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और देखिए, आपने आंख दान दी, 2 आंखें हमारे को मिली, तो हम कम से कम 2 लोगों को आगे रोशनी दे सकते हैं। और आजकल तो हमारे पास तकनीकें ऐसी है कि हम एक आंख को 3 लोग, 4 लोगों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब ऐसा है और आपको इतना पुण्य मिल सकता है, तो क्यों ऐसे नहीं करना है? मतलब कोई कारण ही नहीं है कि नहीं करें। जी। अभी जैसे आपने बात की कि अब हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं, तो ऐसी कौन कौन सी नई, जैसे आप एक रेटिना सर्जन हैं, तो मैम इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कॉर्निया और रेटिना से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आजकल नई कैसी टेक्नोलॉजी है कि लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि रेटिना डैमेज है तो शायद अब हमारे पास आगे ब्लाइंडनेस ही है हमारे लिए। तो इनमें कौन कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आपकी आंखें बिल्कुल सुरक्षित रह सकती हैं? देखिए, पहली बात, बिल्कुल सुरक्षित की गारंटी तो मुझे लगता है भगवान भी नहीं देता है, तो डॉक्टर भी नहीं दे सकता है जी। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि हाँ, जरूर ऐसा है कि कुछ आंखों की बीमारियां होती हैं जो कि यदि आपको हो जाए तो आप अगर सही जगह पे पहुंच जाते हैं। से अगर आपको आंख में चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आपकी पुतली की जो थिकनेस है, बिल्कुल, सॉरी आपको मैं रोकना चाहूँगी क्योंकि ये काफ़ी ऊपर चंपावत से इनका कॉल है, कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए तो हम पहले इनका कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं डिस्ट्रिक्ट चंपावत चंद्रपुर से बोल रहा हूँ सर। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर, मैंने 2011 में आंखों का ऑपरेशन कराया था, लेंस डाला था। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लेंस वाले आंखें जो है ये नेत्रदान में काम आ सकते हैं कि? पूछना चाह रहा हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत ही लोगों के मन में ये शंका ज़रूर होती है कि यदि उन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया है तो क्या वो उनकी आंखें दान दी जा सकती हैं कि नहीं दी जा सकती हैं। देखिए, ऐसा है कि चाहे आपने आंख का ऑपरेशन कराया हो चाहे नहीं कराया हो, हर लेंस वाली आंख भी दान में दी जा सकती है। आप निश्चिंत होकर नेत्र बैंक में, आई बैंक में जाएं और अपनी आंख प्लेज कर सकते हैं। आप इस बात का बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपनी आंख दान दे सकते हैं। जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। जी मैम, आप नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहे थे। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज के टाइम पे आज से 15 वर्ष पहले बहुत सारे पर्दे की बीमारियां होती थी, जैसे कि ARMD हम कहते हैं, या शुगर के कारण भी आंखें खराब हो जाना और पर्दा फट जाना। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती थी जिनका कि सीमित इलाज ही उपलब्ध था। आज के समय में बहुत सारी बीमारियों के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और यदि हम इंटरवेंशन, यदि हम इलाज सही समय पे और जल्दी शुरू करें तो हम ऑलमोस्ट 90% तक मरीज को ठीक रख सकते हैं। तो बस एक ही होता है कि अगर मरीज को लगे कि मुझे थोड़ी भी कुछ परेशानी है, वो लापरवाही ना करे, चाहे कोविड है चाहे नहीं है। देखिए, ऐसा है, कुछ बीमारी इंतजार की जा सकती है। जी,
देखिए, आपको अगर फेस की कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है, कोई चीज़ ऐसी करानी है जो कि अभी नहीं 6 महीने बाद भी हो सकती है, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को आज चाहिए इलाज, उसको अभी कराएं बेटर जी है। मैम, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं जी। लाल सिंह बोल रहा हूँ मुझे। जी जी लाल सिंह जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। मेरा हेलो। हाँ जी जी बोलिए। मेरा सवाल है ना। जी जी लाल सिंह जी आप बोलिए, आपकी आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मेरे दोनों आंख डैमेज हैं। मेरे को क्या ये मेरे को दूसरी आंख ये लग सकती है ऐसी, जब मुझे किसी कहीं कोई आंख देने की इच्छा करे तो मुझे लग सकती है। सर, आपकी आंखों को एक्चुअली परेशानी क्या है? आपको आंखों में परेशानी किस बात की है? लाल सिंह जी आप प्लीज अपना या तो टीवी बंद कर दीजिए या उसकी आवाज थोड़ा कम कर लीजिए और आप डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं। जी मैडम, एक आंख तो बिल्कुल खराब। जी इनकी एक आंख खराब है तो इनको सर ऐसा है, देखिए, यदि आपकी आंख में रोशनी पुतली की सफेदी के कारण नहीं है तो पुतली बदलकर आपको रोशनी वापस मिल सकती है। यदि आपकी आंख में ऐसी कोई बीमारी है जो कि पुतली से जुड़ी हुई नहीं है, समझिए जैसे काला मोतिया के कारण नस सूख गई है या पर्दे बिल्कुल खराब हो गए हैं, उस कंडीशन में पुतली बदलने के बाद भी रोशनी नहीं आती है। आप एक बारी जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, आप एक बारी वहां पे जाके अपने आप को टेस्ट करा लीजिएगा और देख लीजिए कि कारण क्या है। यदि पुतली आपका कारण है तो आई बैंक आपको रजिस्टर कर लेगा और आपकी पुतली बदलने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देगा। जी मुझे उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा सर। जी जी और वो संतुष्ट भी हुए होंगे। मैम जैसे अभी के सिनेरियो की हम बात कर रहे थे, एक बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है अभी बच्चों के स्क्रीन टाइम से जो आ रहा है कि इसको मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते और अलाउ भी नहीं कर सकते, दोनों ही चीज़ें। तो इसके बीच में कैसा एक बैलेंस होना चाहिए और माँ बाप ने किन छोटे छोटे साइंस के प्रति ध्यान रखना चाहिए? अगर बच्चे में ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये हो सकता है कि बच्चों की आंखों को नुकसान पहुँचा रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कोविड में क्या हुआ, जो पहले कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, कोविड ने उसको भी कंपलसरी कर दिया कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे या कंप्यूटर इस्तेमाल करे। और ये अनफॉर्चुनेट बात है, अब क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से तो हम बच नहीं सकते हैं। आप जब भी कोशिश करें आपके बच्चे को, अगर उसको कॉलेज या स्कूल अटेंड करना है तो बेटर है कि जितनी स्क्रीन बड़ी हो उतना बेहतर है। छोटी स्क्रीन में आँख पे जोर ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, अगर वो जब भी काम कर रहा है, पढ़ रहा है, आधे घंटे का टाइम के बाद उसको बोलिए 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर ले, फिर वापस पढ़ाई कर ले। तो हर आधे घंटे में थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। कुछ एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं, जैसे एक सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, अगर बच्चा बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहा है तो थोड़ा आंख बंद कर ले, एक। और दूसरा, नज़दीक देखे दूर देखे, नज़दीक देखे दूर देखे, वो ज़रूरी है उसके लिए। ऐसा करने से क्या होगा कि उसकी आंख की मसल्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी और थोड़े आंख को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये करना ज़रूरी है। यदि बच्चा बहुत आंख रगड़ता है, आंख ऐसे छोटी करके देखता है, तो समझ जाइए कि उसको आंख में शायद चश्मे का नंबर आ रहा है। तो एक बार आंख की टेस्ट करा लो, हो सकता है चश्मे की। हमारे साथ टिहरी गढ़वाल से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। जी आप अपना नाम बता दीजिए। मैडम मैंने अभी बताया। मैडम जी प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। आप अपना एक बार नाम और कहाँ से बोल रहे हैं बता दीजिए और डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, मैं चंबा से बोल रही हूँ मैडम, और मेरा नाम है निर्मला कुकरेती। जी जी पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे ना आंखों में ना दर्द होता है और पानी निकलता है सर। अच्छा अच्छा ओके जी, आंखों में दर्द है और पानी निकलता है। आपको देखने में कोई परेशानी तो नहीं होती निर्मला जी? हाँ वैसे तो है, नजदीक की नजर तो है थोड़ा कम, पर दूर अब ठीक दिखींद। हाँ जी। तो देखिए ऐसा है, आप चिंता मत करिए। आप जो है
एक बारी आंख का बस प्रेशर चेक करा लेना। यदि आंख का प्रेशर नॉर्मल है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आंख का प्रेशर एक चेक करा लीजिए, ठीक है। और दूसरा, अपनी आंखों को थोड़ा साफ रखिए। देखिए, अब टीवी पे ऐसे हम दवाइयों के नाम तो नहीं बता सकते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। आप अपने नज़दीकी किसी भी अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं एक बार। जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को ऐसे लेकर कि वैसे ही बड़ों में भी है कि कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते तक उनकी समस्या इतनी बढ़ चुकी होती है कि या तो फिर ऑपरेशन या इसी तरह का इलाज रह जाता है उनके पास। तो वो कौन सी छोटी छोटी ऐसे संकेत होते हैं जो हमारा शरीर देता है या हमारी आंखें हमें बताती हैं कि उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है? तो ये स्क्रीन टाइम से रिलेटेड पूछ रहे हैं? स्क्रीन टाइम से भी, और जनरली किसी भी एज ग्रुप के लोगों के लिए कि आंखों का ऐसे आंखें क्या संकेत देती हैं? जैसे शरीर जो है हमारा वो संकेत देता है, वो साइंस देता है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है, तो इस पे हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जांच होती है जो व्यक्ति विशेष को कुछ कुछ उम्र के माइलस्टोन पे करानी चाहिए। जैसे कि आपका यदि कोई जब बच्चा पैदा होता है घर में, तो एक छोटा बच्चे की आंख की जांच हो जानी चाहिए। जब बच्चा स्कूल जाने लगे तो उसकी आंख की जांच करवा लीजिए, चश्मे का नंबर है कि नहीं है वो ज़रूर जांच करवा लीजिए। नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम है, तो वो करवाना ज़रूरी होता है। दूसरा क्या है, जैसे आपकी उम्र 40 साल के आसपास होती है तो उस वक्त भी आंख की जाँच, आंख का प्रेशर और पर्दे की जाँच वो सब करानी ज़रूरी है। यदि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या आपके परिवार में किसी को भी कभी भी काला मोतिया रहा है, ग्लूकोमा रहा है, तो आप अपनी आंख की जांच नियमित रूप से कराइए, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां जो छुपी हैं, जिनमें दर्द नहीं होता और सीधा रोशनी चली गई तब पता चलता है कि अरे भाई ऐसा हो गया हमारे साथ। तो आपके परिवार में यदि किसी को ग्लूकोमा रहा है तो अपनी आंख की जांच जरूर कराइए, करवाते रहना चाहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते, आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। मैं रमेश लाल बोल रहा हूँ, टेहरी कॉल से। जी जी जी, मेरी उम्र 45 है जी, और मेरी आंखों में जलन होती है, दिखाई कम दे रहा है, पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, जी जी। आपकी उम्र क्या होगी? 45 है। 45। आप कोई चश्मा लगाते हैं क्या सर? जी, चश्मा तो वैसे ही लगा रखा है, थोड़ा चेक कराया था ना। हाँ जी सर, चेक कराया था मैंने देहरादून में, तो वैसे ही उन्होंने लगाया था नॉर्मल था। आपको परेशानी देखने में नजदीक में होती है ज्यादा कि दूर में ज्यादा होती है? नजदीक में ज्यादा परेशानी होती है। देखिए, आप ऐसा समझिए, जैसे हमारी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा होती है तो जैसा हमारी चमड़ी ढीली होती है, उसी तरीके से हमारी आंखों में भी हल्के चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस आते हैं उसके कारण हमारे को नज़दीक देखने में थोड़ी थोड़ी परेशानी होती है। तो आप नज़दीक के नंबर की जांच करा लीजिए। यदि आप वो नंबर लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। आपको नज़दीक के नंबर की शायद ज़रूरत है, बस वही करना है। जी जी, ठीक है, कॉल कट गया है, शायद उन्हें अब संतुष्टि हो गई होगी। जी, अब हम ये बात जैसे कर रहे थे कि बच्चों में जैसे हैं कि अगर ये रहता है कि चलो छोटी उम्र में ही अगर चश्मा लग गया तो क्या ये ज़रूरी है कि वो लंबे पूरे उसे लाइफ लॉन्ग इसका यूज़ करना पड़ेगा? जैसे अभी ये स्क्रीन टाइम्स, और एक चीज़ और है कि जो आजकल ये स्क्रीन से प्रोटेक्ट करने के लिए मैम जो ये चश्मों का है, तो ये कितने सेफ़ हैं? क्या ये इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि स्क्रीन में से ना ब्लू लाइट निकलती है, और ये ब्लू लाइट जो है हमारे पर्दे को डैमेज करने के एक मुख्य कारक है। तो ब्लू लाइट के लिए ब्लू ब्लॉकर्स आते हैं, उनमें हल्का येलो टिंज होता है, ताकि आप उसको लगाएंगे तो आपका थोड़ा ब्लू लाइट जो आपका स्क्रीन का है या कंप्यूटर का है, उससे आपकी आंखों को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो वो थोड़ी मदद तो करते हैं, डेफिनेटली मदद करते हैं। मतलब इस तरह के चश्मे हम बच्चों को पहना सकते हैं जिनको लंबे समय तक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जैसे आँखों की जो समस्याएँ हैं बच्चों में, जी एक कॉल है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी हेलो जी, बोलिए सर, बोलिए, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और फिर अपना सवाल पूछिए। बोल रहा हूँ, ग्राम बंजरी DA से। जी जी
पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मैं गबर सिंह नेगी बोल रहा हूँ, टीवी गढ़वाल से। गबर सिंह नेगी। जी जी, आप सवाल पूछिए सर, आपकी आवाज आ गई, आप सवाल पूछिए। जी नेगी जी, सवाल पूछिए। दाहिनी आंख में जो है उसमें दर्द होता है। हाँ जी। सिर्फ दर्द होता है या कोई और भी समस्याएं हैं आपको? दर्द होता है, इसमें चुभन सी होती है मैडम, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा परामर्श चाहता हूँ। जी जी। नेगी जी, आपकी उम्र क्या होगी? कमजोर लाइट मतलब दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। जी जी, आप अपना जवाब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। नेगी जी, आपकी उम्र क्या होगी? हेलो, मैं 62 पे हूँ मैडम। और आपके दोनों आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया कि अभी नहीं हुआ है? ठीक है जी। उम्र 62। नहीं सर, उम्र तो आपने मुझे 62 बता दी है। आप ये बता दीजिए, आपकी दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है कि नहीं हो गया है? ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो एक बारी अपनी आंखों की जांच करा लीजिएगा आप। जो आप जिस तरह का दर्द बताते हैं, ये दर्द किस समय पे होता है? सारे दिन रहता है कि कभी कभी होता है? नहीं किया जी। सर, आपकी आंखों में दर्द सारे दिन होता है कि कभी कभी होता है? अब पता नहीं क्या मैडम, मुझे तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आप बताएंगे ना आपको दर्द कैसा होता है, कितने समय होता है? सारे दिन भर होता है कि कभी कभी होता है? इसमें हाँ, नजर कम है इसमें। आपको फिर ना नजदीक के अस्पताल में जाके दिखाने की जरूरत है। चाहिए तो आप बौराड़ी चले जाइए, हमारे में से कोई डॉक्टर वहां पे नियमित रूप से बैठता है और वो देखते हैं। चाहिए तो आप बालेश्वर चले जाइए, हम वहां पे भी बैठते हैं। आप कहीं पे भी आइए, हम आपकी आंख की जांच जरूर करके देंगे। जी बिल्कुल। एक चीज़ और जैसे है कि आँखों की नियमित रूप से देखभाल और साफ सफाई के लिए एक कैसा रूटीन होना चाहिए हमारा, डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि आंखों की साफ सफाई या आंखों की देखभाल के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, आप हर कुछ आंख में मत डालिए। जैसे कहते हैं कि किसी ने बोला था कि अदरक का रस डालने से आंख बहुत अच्छी हो जाती है। कोई कह रहा है फिटकरी लगा दो, आंख आ गई, फिटकरी मल डालो। तो ऐसा जो चीज़ नेचुरल नहीं है, जो चीज़ बनी नहीं है, प्लीज़ आप ये सब चीज़ें मत करिए। साफ पीने का पानी लीजिए और उससे आंख में छपके मार लीजिए सुबह को और एक बारी शाम को। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप गंदगी में जाते हैं, धूल बहुत ज़्यादा है, तो एक 0 नंबर का चश्मा लगाइए, वो पहन लीजिए, उससे आपको थोड़ा प्रोटेक्शन रहेगा। मेरा एक ही वो है, मैं सबको यही कहती हूँ कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आँख के अंदर कोई भी दवाई मत डालिए। घर में कोई दवाई रखी थी इसलिए मैंने डाल ली, ये बहुत गलत बात है, ये सब मत करिए। जी अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब कि जैसे कई लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद का एक बार जैसे ऑपरेशन करवाया तो क्या ये दोबारा होने के चांसेस होते हैं? नहीं, लेंस एक बारी आपका जो नेचुरल लेंस है एक बारी हम हटा देते हैं तो ये दोबारा नहीं बनता है। इसके जिस आँख के अंदर जो लेंस डाला जाता है उसके पीछे की झिल्ली में हल्की सफ़ेदी आ जाती है। वो झिल्ली कभी कभी कुछ मरीजों में सफ़ेद हो जाती है, उसके लेज़र से सफाई हो जाती है। अच्छा, क्योंकि कई बार लोगों को कहते हुए सुना ना कि ऑपरेशन होने के बाद भी मुझे आंखों में दिक्कत है, तो मतलब वो झिल्ली की प्रॉब्लम, हाँ जी, झिल्ली की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, एक और जो है कि ओल्ड एज में जो ये आई बैग्स होते हैं मैम, तो ये क्या किसी सीरियस मतलब आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको कैसे अटेंड करना चाहिए? देखिए, एक सर्टन एज के बाद जैसे हमारी बाकी चमड़ी ढीली हो रही है, ऐसे हमारे जो आँख के नीचे की जो चमड़ी होती है वो थोड़ा ढीली हो जाती है। उसके कारण क्या है, आँख के पीछे की जो थोड़ी सी चर्बी है वो थोड़ा आगे की तरफ को आ जाती है, उससे वो आई बैग बनते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर अचानक से आप ऐसे सुबह उठे और आपका मुंह बहुत सूजता है, उसके बाद आपको लगे कि मेरा पूरा मुंह ही सूजा रहता है या पैरों में सूजन आती है, तो फिर ये हो सकता है कि शायद आपको गुर्दों की या दिल की कोई परेशानी हो रही है। तो उम्र अगर यदि कम है तो फिर आप अपनी फिजिशियन से जांच करा लीजिए। यदि आपकी उम्र ठीक ठाक है, 60-65 साल की है और आई बैग्स बन रहे हैं, तो चिंता मत करिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसके बारे में जैसे एक तो होती हैं कि जो जेनेटिक होती हैं आँखों की बीमारियाँ, तो और एक होती हैं जो एक्वायर्ड होती हैं बाद में, जैसे किसी एक्सीडेंट की वजह से हैं या फिर किसी बीमारी की वजह से आँखों पे कोई असर पड़ गया है। तो इन सब में कितनों को हम रिकवर कर सकते हैं मैम? जैसे जो आनुवंशिक बीमारियां हैं उनमें क्या रिप्लेसमेंट ही एकमात्र अंतिम उपाय होता है या रिकवरी का भी कुछ इसमें चांस होता है? देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो पैदाइशी होती हैं, समझो किसी बच्चे को पैदाइशी सफ़ेद मोतियाबिंद है,
तो उसका ऑपरेशन के बाद ही सुधार आएगा। बिना ऑपरेशन के वो मोतियाबिंद अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा। उसी तरीके से अगर पैदाइशी किसी बच्चे को काला मोतिया है, ग्लौकोमा है, तो वो अगर सर्जरी करेंगे तो ही बेटर हो पाएगा, नहीं तो बेटर नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए तो सर्जरी ही चाहिए। पैदाइशी अगर पुतली में सफ़ेदी है तो भी वो हटा के ही हटेगी, उसके हम प्रोग्रेशन की उम्मीद नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी की आंख में थोड़ा चश्मे का नंबर है तो उम्र के साथ साथ वो चश्मे का नंबर थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। हटेगा कि नहीं हटेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन नंबर ज़रूर बदलता रहता है। जी जी, तो चेंजेस वही मैम अब हम बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में हैं। तो जैसे ये एक सोशल स्टिग्मा है नेत्रदान को लेकर के, और बाकी इसको इनकरेज करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा कि जीवन में आप बहुत तरह के दान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम लोग जीवन में, बहुत कुछ देते हैं। अपने शरीर से बड़ा दान देना तो कोई दान ही नहीं है। तो आपके बाद यदि आपकी दोनों आंखें जीवित रहें और या आपके बाद कोई दो लोग बहुत बढ़िया दुनिया देखें, इससे बड़ा आप क्या योगदान दे सकते हैं इस समाज में। देखिए, गरीब कोई आदमी पैसे से हो सकता है, शरीर से हम लोग गरीब नहीं हैं, और दिल से भी गरीब नहीं होना चाहिए, आत्मा से बिल्कुल गरीब मत होइए। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। आप हमारे स्टूडियो में आए मैम, और इतने सारे कॉलर्स की जिज्ञासाओं को आपने शांत किया, उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने इतना मतलब हमारे लिए समय निकाला और इतनी अच्छी चर्चा में आपने भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए और अपने जीवन में इसका उपयोग ज़रूर करिए। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।